IVM। नमस्कार, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड पर आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, एक मीडिया एंटरप्रेन्योर हूं और इस पॉडकास्ट में मैं जोड़ता हूं दुनिया के आर्थिक मुद्दों और विषयों को आपकी जेब से। और दोस्तों, आज का मुद्दा है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक बैंक के पास एनपीए कब इकट्ठा होता है और कैसे ये मेरी और आपकी रोजमर्रा के खर्चे, आमदनी और दिनचर्या पर असर डालता है, इस पॉडकास्ट पर आज हम यही बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला। डॉक्टर भरत IIM बैंगलोर के पूर्व प्रोफेसर हैं, जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर भरत के साथ बातचीत हमने इंटरनेट पे जूम के माध्यम से रिकॉर्ड करी थी, तो डॉक्टर साहब की आवाज आपको थोड़ी कर्कश लग सकती है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी बातचीत आपको ज्ञान का तरकश जरूर लगेगी। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे श्रोताओं को यह समझाइए कि एनपीए होता क्या है और ये बैंक के पास कैसे इकट्ठा हो जाता है। ऐसी क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, ऐसी क्या हरकतें होती हैं बैंक में कि उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट इकट्ठा हो जाता है? देखिए, बैंक जो पैसा कमाता है वो लोन देने से पैसा कमाता है। जैसे बैंक, अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो बैंक आपको 5 से 6% का ब्याज देता है और आपसे वह रकम लेकर के बैंक दूसरे कंपनी को 8%, 10%, 12% पे लोन दे देता है। तो ये जो बीच का हिस्सा होता है, आपसे 6% पे लिया और आगे लोन जो है वो 10% पे दिया, तो ये जो 4% का हिस्सा होता है ये बैंक का प्रॉफिट होता है। अब बैंकों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो अक्सर क्या करते हैं कि जैसे कोई कंपनी संकट में है तो वो बोलती है, अच्छा भाई आप 10% पे दे तो हम आपको 11 दे देंगे, आप हमको लोन दे दो। तो जो लालची बैंक होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं कि चलो हमको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा और उनके अनुसार वो रिस्क उतनी नहीं होती है, इसलिए वो कमजोर कंपनी को 11% में, 12% में लोन दे देते हैं। और जब वह कंपनी संकट में वास्तव में आ जाती है, डूब जाती है, तो बैंक ने जो लोन दिया होता है वो डूब जाता है और वह जो डूबा हुआ लोन है वही बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग यानी उस पर ब्याज नहीं मिल रहा है, और एसेट यानी जो लोन दे रखा है, आपकी पूंजी तो है, आपने लोन दे रखा है किसी को। तो इस प्रकार जो डूबी हुई कंपनियों को दिया हुआ लोन है वह मूलतः नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। तकनीकी दृष्टि से रिजर्व बैंक ये कहता है कि यदि किसी लोन के ऊपर 2 तिमाही का ब्याज नहीं आया है तो रिजर्व बैंक के अनुसार उसको एनपीए कह दिया जाता है, लेकिन वह तो एक टेक्निकल भाषा है। मूल बात यह है कि डूबी हुई कंपनी को दिया हुआ लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए होता है। अपने श्रोताओं को मैं ये जरूर बता दूं कि इस वक्त लगभग 6,16,000 करोड़ का अमाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगराइज्ड है और ये मार्च 2021 का डेटा मैं आपको दे रहा हूं। 6,16,000 करोड़ के आसपास का पैसा मार्केट में वापस नहीं आने वाला है, ये एनपीए बन चुका है। तो अब हम समझ सकते हैं एनपीए कितनी बड़ी दिक्कत है इस देश के आर्थिक इकोसिस्टम के लिए। पर डॉक्टर साहब, मुझे 2019 की वो बड़ी ही ग्रिम पिक्चर, बड़ी ही दयनीय स्थिति याद है जब पीएमसी बैंक बंद होने की कगार पे आ गया था। और हमको याद है पीएमसी बैंक की तरफ से बहुत सारे बैड लोन्स जो एनपीएस में बाद में कन्वर्ट हो गए, डीएचएफएल को एक्सटेंड किए गए थे, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को एक्सटेंड किए गए थे। और उसके बाद हमको याद है पीएमसी बैंक के बाहर जितने भी खातेदार थे लाइन लगा करके खड़े थे और वो बेचारे अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए डॉक्टर साहब कि एनपीए की चलिए तो मोटी मोटी भाषा हो गई, लेकिन मेरे और आपके ऊपर, जो हमारे आम श्रोता इसको सुन रहे हैं, उनका एनपीए से क्या प्रभाव होता है उनके ऊपर? जैसे अगर मेरा पीएमसी बैंक में खाता है और पीएमसी बैंक के बहुत सारे लोन एनपीएस हो गए हैं, तो सबसे पहले मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरी बात, अगर मेरा खाता पीएमसी बैंक में नहीं भी है, मेरा खाता एसबीआई में या फिर पंजाब नेशनल बैंक में है, तो भी क्या मुझ पे कोई खास असर पड़ेगा? जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं उन पे तो सीधा प्रभाव ये पड़ता है
कि बैंक को आप एक लेन देन का जैसे आढ़ती माने, जैसे मंडी में आढ़ती होता है जो कि किसान से माल खरीदता है और मंडी में किसी होलसेलर को बेच देता है, तो बैंक भी इसी प्रकार का आढ़ती होता है। वह छोटे छोटे लोगों से फिक्स डिपॉजिट लेता है और किसी बड़े आदमी को दे देता है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने छोटे छोटे तमाम लोगों से फिक्स डिपॉजिट ले लिया और उस रकम को किसी बड़े उद्यमी को, बिजनेसमैन को दे दिया। अब बड़ा बिजनेसमैन अगर संकट में आ गया और उसने बैंक को लोन का रिपेमेंट नहीं किया, तो बैंक अपने एफडी के डिपॉजिटर को रिपेमेंट करने के लिए पैसा नहीं ला सकता, उसके पास है ही नहीं पैसा, क्योंकि वो तो उतना ही पैसा लाएगा जितना उसको अपने लोन के रिपेमेंट से मिलेगा। इसलिए जब पीएमसी या आईएलएफएस जैसे संस्थाओं में संकट आया है, तो उसका कारण यह है कि इन्होंने जो पैसा लगाया उसका रिपेमेंट न हो पाने के कारण ये अपने कस्टमर का पैसा वापस नहीं कर पाए। इसलिए कस्टमरों ने इनके दरवाजों पर भीड़ लगाई और शोर मचाया और फिर रिजर्व बैंक ने दखल दी है। जो कुछ भी हो, इसका सीधा सा कारण यह है कि इनके पास पैसा नहीं होता यदि रिपेमेंट ना आए। अब दूसरी बात आपने पूछी कि जिन लोगों का पैसा उस बैंक में नहीं है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए 2008 में जो अमेरिका में लेहमन ब्रदर्स का संकट आया था, वो इसी प्रकार का संकट था। तो लेहमन ब्रदर्स ने पूरे बाजार से पैसा लिया और कुछ लोगों को दिया। उन्होंने जो पैसा दिया वो वापस नहीं आया, तो वो अपने डिपॉजिटर को पैसा नहीं दे पाए। अब ये प्रश्न है कि ये एक बैंक से पूरे विश्व अर्थव्यवस्था पे कैसा फैला। उसका कारण ये कि लेहमन ब्रदर्स ने जब दूसरों को लोन दिया, जैसे लेहमन ब्रदर्स ने 1000 करोड़ का लोन XYZ को दिया, तो वो क्या करते हैं कि उसमें से 500 करोड़ का लोन मॉरिस टाउन बैंक को दे देंगे, 200 करोड़ का लोन वो मॉर्गन स्टैनली को दे देंगे। तो वो अपने रिस्क को डिवाइड कर लेते हैं। ये बैंक आपस में सब लेटिंग करते हैं। जैसे आप अपने दुकान, एक आदमी एक दुकान को किराए पे लेकर फिर उसको दूसरे को सबलेट कर देता है, फिर तीसरे को सबलेट कर देता है, उसी तरह से बैंक अपने लोन्स को सबलेट कर देते हैं। तो जब कोई बड़ा बैंक संकट में आता है, तो जितने छोटे बैंकों ने या जितने सबलेटेड बैंक्स होते हैं उन्होंने उसमें जो पैसा लगा रखा है वो सब संकट में आ गए। इस प्रकार वो लेहमन ब्रदर्स का जो संकट है पूरे दुनिया का विश्व अर्थव्यवस्था का संकट बन गया। दूसरा इसका प्रभाव अपने देश में ये होता है कि जैसे पीएनबी का घाटा लगा। अब पीएनबी सरकारी बैंक है, सरकार चाहती है कि पीएनबी को जिंदा रखे, तो सरकार क्या करेगी, बोलेगी अच्छा हम 20,000 करोड़ रुपए तुमको दे देते हैं, तुम अपने को जिंदा रखो, एक बार अपने डिपॉजिटर को पैसा दे दो, फिर देखते हैं। और वो 20,000 करोड़ रुपए कहां से लाएगी सरकार, हम आपसे टैक्स वसूल करके लाएगी। इसलिए जब एनपीए होता है और कोई बैंक संकट में आता है, तो उसका आम आदमी पर दो तरह से प्रभाव पड़ता है। अगर सार्वजनिक बैंक है तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि हमसे टैक्स अधिक वसूला जाता है, और अगर कोई भी बैंक है तो उसका प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि जितनी सबलेटिंग की होती है, जितना बैंक लोन्स को दूसरों को विभाजन किया गया होता है, वे सब बैंक संकट में आ जाते हैं और तब ये पूरी अर्थव्यवस्था संकट में आ जाती है। तो तकरीबन हमको ये समझ में आया दोस्तों कि एनपीएस का सीधा प्रभाव हमारे इकोसिस्टम पर, हमारे आर्थिक मुद्दों पर भी पड़ता है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। थोड़ा ही पड़े पर पड़ता जरूर है। या तो हम हायर टैक्स दें या फिर हमारे लिए आसपास की चीजों में दिक्कतें हों। पर डॉक्टर साहब, क्या आम आदमी, इस देश का आम आदमी कोई प्रिकॉशन या फिर कोई सावधानी बरत सकता है कि एनपीएस का असर उस पर ना पड़े? उसके लिए कोई सावधानी पूर्वक एडवाइस है आपकी कोई राय उस मामले में? या फिर क्या आम आदमी इस देश का सरकार से कोई मांग कर सकता है? देखिए, इसके संबंध में हम लोग को डिपॉजिटर्स को एक सावधानी बरतनी चाहिए। वो यह कि जहां तक मैंने समझा है, हम लोग अक्सर ब्याज के लालच में कमजोर बैंक में अपना पैसा लगा देते हैं। मैं एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है किस बैंक का, लेकिन मैंने ये देखा था कि जो शायद लक्ष्मी विलास बैंक या तो कौन था, उन्होंने
अपने फिक्स डिपॉजिटर्स को दूसरे बैंकों की तुलना में 2% ब्याज ज्यादा दिया। तो यदि आप ऊंचे ब्याज के लालच में किसी कमजोर बैंक में पैसा लगाएंगे तो उस ऊंचे ब्याज के सामने आपको ऊंची रिस्क लेनी पड़ेगी और वह संकट आप पे आ सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि निवेशकों को और हमको आपको थोड़ा सा सोच समझ कर रिस्क लेना बुरा नहीं होता, रिस्क लेना बिल्कुल बुरा नहीं होता, लेकिन यदि आप कमजोर बैंक में पैसा लगाते हैं और आप चौकन्ने रहते हैं कि उस बैंक में क्या हो रहा है, तो संभवतः उस पर संकट आएगा, उसके पहले आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप कमजोर बैंक में ऊंचे ब्याज के लालच में पैसा लगाते हैं और सो जाते हैं तो फिर आपके ऊपर संकट आता है। इसलिए यदि आप जागरूक रह सकते हैं तो रिस्क लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। दिस विल बी माय एडवाइस। हमको वोटर को ये मांग करनी चाहिए जितने ये पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं इन सबका निजीकरण कर दे, इनको बेच दे सरकार। केवल स्टेट बैंक एक को रखे जिसका काम सरकारी ट्रेजरी वगैरह को मैनेज करना होता है, उसको सरकार अपने हाथ में रखे। बाकी जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनको बेच दे। यदि सरकार इन बैंकों को बेच देगी तो पहला प्रभाव यह पड़ेगा कि जो इनको खरीदार प्राइवेट मालिक होगा वो अब दूसरे प्राइवेट बैंकों की तर्ज पर इनको घटिया लोन देने से मना कर देगा। तो कुछ समझ में तो आ गया देवियों और सज्जनों। अगली बार जब हम एनपीए का नाम सुनेंगे और खासकर किसी सरकारी बैंक के एनपीए का नाम सुनेंगे और सरकार उसे बेल आउट करने जा रही होगी तो हमको ये पता है कि वो बेल आउट सरकार नहीं, मैं और आप कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा हम ही से वसूला जाएगा टैक्स के माध्यम से। तो एनपीए घूम फिर करके हमारी जेब में ही घुसते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर एक बैंक ने कई सारे बैंकों के साथ सम्मिलित होकर किसी को लोन एक्सटेंड किया है तो एनपीए का प्रभाव सब पर पड़ता है। पहाड़ गिरेगा सब पे गिरेगा। हमको आईएलएफएस याद होगा 2018 में दोस्तों, वहां यही हुआ था। कई सारे बैंकों ने एक बड़ी कंपनी को लोन दे दिया, लोन डिफॉल्ट हुआ, सारे बैंक्स की लाइन से हालत खराब हो गई, एनपीएस सबके ऊपर लागू हो गए। तो दोस्तों एनपीए घूम फिर के ना सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खराब है बल्कि हमारी खुद की व्यवस्था के लिए भी बहुत हानिकारक है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों, सगे संबंधियों और जानने वालों तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाएं जहां पे आपको लगता है कि इससे उनकी जानकारी में वृद्धि होगी, उनको कुछ फायदा होगा और वो भी बड़े आर्थिक मुद्दों को जोड़ पाएंगे अपनी जेब से। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे और जोड़ेंगे एक नए आर्थिक मुद्दे को आपकी जेब से। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun speaks to Rohit Raj, business partner at BBK Vines. Rohit talks about what it takes to be a creator's backbone and shares some exclusive tidbits from the marketing of Dindora. On Smarter with Sid, Siddharth tells us what to do next once we have our dream job. On Tere Mere Raste, Keshav points out the contrast in commuting by Indian and American railways. On Hans Vani, here's the story Ulchan that asks a question about love and friendship. And on Marathi Kirkitun, the Deshmukhs dissect Padmatai Gole's famous poem Chafyacha Zada. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We really do appreciate the word of mouth. Also, don't forget to rate us on any of the platforms that you're listening to us on, Spotify, Apple Podcasts, wherever it is. And we are also on YouTube. On YouTube, you can check out our various channels on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you for making this possible. Do you like true crime stories? Do you like to learn about the people behind some horrible, awful crimes? More specifically, women that may have committed these crimes. Actually, Indian criminals that are women? Then we'd like to welcome you to our podcast, Misconduct. My name is Raghavi. And I am Nisha. We cover themes like murder, dacoity, drug trafficking, financial fraud, kidnapping, and many more. You can catch us every Wednesday on the IVM Podcast Network or wherever you get your podcast.